वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ द यूनिट नंबर 1 फ्रॉम द +2 केमिस्ट्री, दैट इज़ द सॉलिड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट इज़ गिवन इन द मास्टर कैडर सिलेबस क्लियरली मैंशन। तो आज हम ये टॉपिक करेंगे। तो सबसे पहले ये कोटेशन माइंड में रखिए, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेस लाइक हाई टेम्परेचर, सुपर कंडक्टर्स, biocompatible plastics, silicon chips, etc. are destined to play an ever expanding role in the future development of the science। तो ये कोटेशंस है इसके रिलेटेड। तो इससे आपको पता चल रहा है भी सॉलिड का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव्स हैं फॉर आवर डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्ली स्टडीज़ में आपने अगर देखा हो, अभी तक हमने ये किया नहीं है, लिक्विड एंड गैस स्टेट वैसे किया नहीं है, जल्दी करेंगे। सो लिक्विड गैस को हम फ्लूइड कहते हैं क्योंकि इनकी एबिलिटी है फ्लो करने की। जो फ्लो कर सकते हैं उनको हम फ्लूइड का नाम देते हैं। फ्लूइडिटी इन द बोथ स्टेट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द मॉलिक्यूल आर फ्री टू मूव, क्योंकि मूव करते हैं मॉलिक्यूल हाईली, उसमें कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं है। जितनी सॉलिड में बॉन्ड्स होते हैं उससे वीक होते हैं लिक्विड एंड गैसेस के, ईजिली वो मूव करते हैं। ऑन कॉन्ट्रेरी जो सॉलिड्स हैं इसके फिक्स पोजीशन पे कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं एंड सिर्फ ऑसिलेट करते हैं। दे कैन वाइब्रेट ऑन द मीन पोजीशन एंड दिस एक्सप्लेन द रिजिडिटी ऑफ सॉलिड। इस वजह से वो रिजिड होते हैं, सॉलिड होते हैं। और दीज जो प्रॉपर्टी है डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, उसका नेचर एंड द बाइंडिंग फोर्स जिसको बाइंड कर रहे हैं एंड कोरिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी अगर हम करें हेल्प करता है डिस्कवरी ऑफ द न्यू सॉलिड मटेरियल विद डिज़ायर प्रॉपर्टी। जैसे कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं, ये लेटेस्ट इन्वेंशंस के ऊपर बात हो रही है। मटेरियल डेवलप हुआ है क्योंकि इसका पोटेंशियल है, मटेरियल थॉट टू बी टफ़र हैं, ज़्यादा हार्ड है स्टील से। तो ये जो आपके पास मैंने कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं ये स्टील से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, एल्युमिनियम से लाइट है, मोर कंडक्टिव प्रॉपर्टी है कॉपर से, यानी इतना ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। ये जो मटेरियल हैं इनका काफ़ी रोल है, एक्सपेंडिंग रोल इन द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड सोसाइटी। तो इससे सोसाइटी एंड साइंस को न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। सम अदर मटेरियल विच आर एक्सपेक्टेड टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फ्यूचर आई हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है। बेसिकली जो नॉर्मल कंडक्टर होते हैं टेम्परेचर बढ़ने से इनकी जो कंडक्टिविटी है रुक जाती है, बट ज़्यादा से ज़्यादा हीट में भी जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं दिया सुपर कंडक्टर। मैग्नेटिक मटेरियल न्यू फाइंड हो रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पैकेजिंग, बायो कंप्लायंट सॉलिड फॉर सर्जिकल इम्प्लांट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में यूज़ हो रहे हैं। सो ये सारा सॉलिड के ऊपर बेस्ड है। सो यहाँ आप पढ़ोगे different possible arrangement of particle resulting in the several type of structure and explore why different arrangement of structure unit lend different property of solid। तो different structure and different property कैसे देता है ये सारा आप इसमें पढ़ोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये फर्स्ट जो पेज है इसका सारा ओवरव्यू हो गया होगा दिमाग में। So this was the introductory session for today's tutorial। So next we have the जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड। सॉलिड के क्या बेचारा बहुत आसान है, पहले भी पढ़ा है, यहाँ से देख लेते हैं। डेफिनेट मास है, वॉल्यूम शेप है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस शॉर्ट है, पास है मॉलिक्यूल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं इसमें। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके एटम, मॉलिक्यूल और आयन हो सकते हैं। फिक्स्ड पोजीशन पे रहते हैं, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं ऑन द मेन पोजीशन। और इनकम्प्रेसिबल है, इनको दबाया नहीं जा सकता जैसे लिक्विड एंड गैस को दबा लेते हैं। और ये इनकम्प्रेसिबल एंड दे आर रिजिड। तो दीज आर द सम सॉर्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ यू आर ऑलरेडी अवेयर फ्रॉम दीज। तो नेक्स्ट वी हैव टू टाइप ऑफ सॉलिड, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये इससे काफ़ी क्वेश्चंस राइज होंगे। चलिए इसको करते हैं। क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस जो हैं इसका नेचर देखते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रेजेंट इन अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेसिस पे इसका नाम पड़ा है। क्रिस्टलाइन जो होता है इसमें जो लार्ज पार्ट नंबर ऑफ द स्मॉल क्रिस्टल्स हैं, ईच ऑफ देम हैविंग डेफिनेट कैरेक्टर्स, इसके कैरेक्टर डेफिनेट होते हैं। ज्योमेट्री शेप सेम होती है। अरेंजमेंट इनका एटम मॉलिक्यूल इनका इन क्रिस्टल इज़ ऑर्डर्ड
एंड रेपिटेटिव 3D रिपीट करता है, यानी हर एक डायरेक्शन में रेपिटेशन होती है। तो दीज आर वी कॉल देम द क्रिस्टलाइन। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। 1 सेकेंड। और बाकी इसमें अगर देखें अरेंजमेंट इनका डेफिनेट है। अगर आप पैटर्न देखोगे, 1 रीजन ऑफ क्रिस्टल बी विल प्रेडिक्ट द एक्यूरेटली पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऑन द एनी अदर। छोटा सा टुकड़ा ले लोगे क्रिस्टल का, उससे पूरा बड़ा टुकड़ा आप उससे ज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पैकिंग जो होती है सेम होती है एंड रिपीटेड होती है। क्रिस्टल का जो लॉन्ग ऑर्डर होता है, अरेंजमेंट सेम रहता है काफ़ी डिस्टेंस तक, एंड देयर इज़ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल और रिपीट होता है। सोडियम क्लोराइड एंड क्वार्ट्ज जो हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। ग्लास, रबड़, मैनी प्लास्टिक्स डू नॉट फॉर्म क्रिस्टल व्हेन देयर लिक्विड सॉलिडिफाई ऑन कूलिंग। क्रिस्टल का काम नहीं करते, सॉलिड रहते हैं चाहे। दीज आर कॉल्ड द अमॉर्फस। ये जो एग्जाम्पल है रबड़ वगैरह प्लास्टिक है, ये अमॉर्फस हैं। अमॉर्फस जो टर्म है ग्रीक वर्ड से ली हुई है, इसका मीनिंग है नो फॉर्म, इनकी कोई फॉर्म नहीं है। अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम मॉलिक्यूलर लाइन जो है इसमें शॉर्ट ऑर्डर होता है, ज़्यादा रेपिटेशन ज़्यादा टाइम नहीं रहेगी, उसके बाद न्यू रेपिटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो अरेंजमेंट रेगुलर है, पीरियडिकली रिपीटिंग इज़ ऑब्जर्व इन द ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, बट इन द केस ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड वो लॉन्ग डिस्टेंस पे होता है। रेगुलर जो पैटर्न आर स्कैटर्ड है बिटवीन द अरेंजमेंट इज़ डिस्टॉर्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन एंड क्वार्ट्ज ग्लास अमॉर्फस। एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जो ग्लास है वो अमॉर्फस है। तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स दिए हैं, देख सकते हैं इनके डायग्राम आप। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर होगा। ए डायग्राम जो है यहाँ पे, दिस इज़ द क्वार्ट्ज क्रिस्टल, दिस इज़ द क्वार्ट्ज ग्लास एंड दिस इज़ द क्रिस्टलाइन। सेम है, रेगुलरिटी ज़्यादा है, इसमें रेगुलरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। दिस इज़ अमॉर्फस, दिस इज़ क्रिस्टलाइन। आई होप आपको ये बेसिक्स आइडिया समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनका जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड टेम्परेचर करेक्टरिस्टिक्स है जिसके ऊपर मेल्ट कर देते हैं, फिर वो लिक्विड बनते हैं। अमॉर्फस जो आते हैं वो सॉलिड सॉफ्ट हो जाते हैं, मेल्ट कर जाते हैं और फ्लो करना शुरू कर देते हैं, तो इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। अमॉर्फस सॉलिड जो है हैव सेम स्ट्रक्चर फीचर लिक्विड एंड दे आर कोवैलेंटली रिगार्डेड एज एक्सट्रीमली विस्कस। ज़्यादा विस्कोसिटी होती है अमॉर्फस की। दे हैव बिकम क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर। जब टेम्परेचर को थोड़ा फ्लक्चुएट कर दें तो वो जो अमॉर्फस है वो क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हो सकता है। सम ऑफ द ग्लास ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंशियंट civilization are found to become milky in appearance because of some crystallization like liquid amorphous solid have tendency to flow। amorphous solid जो हैं वो flow कर सकते हैं but slowly, therefore sometime these are called the pseudo solid or super cooled liquid। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट थिंग है, आपने याद रख लेना। pseudo solid और super cooled liquid किसको कहते हैं? they are the amorphous solid। so जो amorphous solid हैं ये आइसोट्रॉपिक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सेम होती है और हर एक डायरेक्शन में, इसलिए आइसोट्रॉपिक है। इट इज़ बिकॉज देयर इज़ नो लॉन्ग रेंज, इसका ऑर्डर नहीं होता, तो पार्टिकल का कोई ऑर्डर नहीं है। इट इज़ नॉट डेफिनेट ऑल द डायरेक्शन, हैंस द ओवरऑल अरेंजमेंट बिकम इक्विवेलेंट इन ऑल डायरेक्शन। ओवरऑल अरेंजमेंट इक्विवेलेंट हो जाता है, इसलिए इनकी जो प्रॉपर्टी सेम रहती हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं जो सेम होती हैं। जो क्रिस्टलाइन है वो आइसोट्रॉपिक है। सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स शो डिफरेंट वैल्यू व्हेन मेजर अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शन इन सेम क्रिस्टल। जो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग अलग आती हैं, अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग सेगमेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड के, इसलिए इसको आइसोट्रॉपिक कहते हैं। दिस अराइज फ्रॉम द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शन। सो दिस इज़ इलस्ट्रेटेड, जो फिगर जो आपको दी हुई है यहाँ पे 2 डिमेंशनल पैटर्न अरेंजमेंट दिया हुआ है 2 काइंड ऑफ एटम का। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सच ए डिस्टेंस शेयरिंग स्ट्रेस माइट बी क्वाइट डिफरेंट इन 2 डायरेक्शन। शेयरिंग स्ट्रेस की बात कर रहा है, जो डिफॉर्मेशन इन द CD जो डायरेक्शन है डिस्प्लेस रो विच हैज़ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम while every direction row made of 1 type of atom। the difference between crystalline amorphous solid नीचे दिया हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ अलग स्ट्रेस बनेगी, यहाँ अलग स्ट्रेस बनेगी, तो क्योंकि यहाँ पे एटम इस नेचर के आ रहे हैं, यहाँ डिफरेंट आ रही है, यहाँ रेगुलरिटी आ रही है,
ब्लू डॉट एक जैसे हैं, यहाँ ब्लू के बाद फेड रेड डॉट आ रहा है। तो यहाँ जो स्ट्रेस स्ट्रेन है एक अलग होगी, यहाँ स्ट्रेन अलग होगी। सो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं दे आर द अनाइसोट्रॉपिक। उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ हैं मैंने अभी बोली हैं, आप देख लीजिए, मैं दोबारा रीड नहीं करूँगा। सिर्फ एक प्रॉपर्टी यहाँ लिखी है, अब इनकी जो क्लीवेज है हार्ड होती है। क्रिस्टलाइन जो हम कट कर सकते हैं स्मूथ कट देगा, बट जो मॉर्फस है वो स्मूथ कट नहीं देता, वो ब्रिटाइल होते हैं, बुरफरे होते हैं, जो स्मूथ होते हैं। हीट ऑफ फ्यूज़न, डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न इसकी होती है, इनकी कोई डेफिनेट फ्यूज़न नहीं होती। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस का। अनाइसोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी ये भी मैंने बता दिया है। बिसाइड जो क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड, देयर आर द सम सॉलिड विच अपरेंटली अपेयर मॉर्फस बट हैव माइक्रो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, कि ऐसे सॉलिड हैं वो मॉर्फस लगते हैं बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऊपर जो क्रिस्टलाइन है इनको कहते हैं पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये आप नोट कर लीजिए। मेटल ऑफन अकर इन द पॉलीक्रिस्टलाइन कंडीशन, द इंडिविजुअल क्रिस्टल आर रैंडमली ओरिएंटेड, सो ए मेटालिक सैंपल मे बी अपेयर टू बी आइसोट्रॉपिक इवन दो ए सिंगल क्रिस्टल इज अनाइसोट्रॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आगे नेक्स्ट जो है इसमें वन सेकेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनकी क्लासिफिकेशन बताई हुई है। जैसे आपने पढ़ा है अमॉर्फस जो सब्सटेंसेस हैं एंड दे हैव ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ये आपको पता है। मोस्ट ऑफ द सॉलिड जो हैं क्रिस्टलाइन होते हैं। ऑल द मेटेलिक एलिमेंट जैसे आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है। नॉन मेटेलिक एलिमेंट लाइक सल्फर है, फास्फोरस है, आयोडीन है, सोडियम क्लोराइड है, ये सारे क्या हैं क्रिस्टलाइन है। नेफ्थलीन भी क्रिस्टलाइन है। जो क्रिस्टलाइन होते हैं दे कैन बी क्लासीफाइड इनटू वेरियस में, कई तरीके से इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। मेथड जो है इसके डिपेंड करते हैं पर्पस इन द हैंड, क्या पर्पस यूज़ कर रहे हो। हेयर वी विल क्लासीफाई द क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और द बॉन्ड डैट होल्ड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अगर हम नेचर देखें कौन सा कंस्टिट्यूएंट है या क्या बॉन्ड है, उसके बेसिस पे यहाँ क्लासिफिकेशन की हुई है। जैसे बंडल वाल फोर्सेस है, आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है। ऑन दिस बेसिस जो क्रिस्टलाइन है इनको 4 कैटेगरी में रखा है, मॉलिकुलर, आयनिक, मेटालिक एंड कोवलेंट। तो इन बेसिस के ऊपर कितने बनते हैं, 4 तरह के क्रिस्टलाइन बनते हैं। मॉलिकुलर सॉलिड जो होते हैं ये हैं मॉलिकुलर सॉलिड हैं, ये सब डिवाइडेड किए हैं आगे नॉन पोलर, मॉलिकुलर एंड पोलर। नॉन पोलर होते हैं कंप्राइज आइदर एटम फॉर एग्जांपल आर्गन एंड हीलियम, और मॉलिकुलर बाय नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड से ये जुड़े होते हैं। तो जो मॉलिकुलर की सब कैटेगरी है फर्स्ट जहाँ दी हुई है डेट इज़ अ नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, ये एग्जांपल है। दीज आर द सॉलिड द एटम और मॉलिकुलर हेल्ड बाय वीक डिस्पर्सन फोर्स है, लंडन फोर्सेस या वंडरवाल फोर्सेस कहते हैं इसको। तो ये कौन से आगे पहले नॉन पोलर, उसके बाद पोलर आगे मॉलिकुलर जैसे HCl है, SO2 है, दे आर बाय पोलर कोवलेंट बॉन्ड से बने होते हैं। एंड इनमें जो सॉलिड है हेल्ड टुगेदर बाय रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर डाइपोल इंट्रैक्शन होती है इसमें। एंड दे आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर, ये कंडक्टर नहीं होते, इनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं नॉन पोलर के कंपैरेटिव। सो इसकी एग्जांपल है SO2 अमोनिया। उसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल सॉलिड, दे आर हाइड्रोजन पोलर बॉन्ड होता है इसमें हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसका मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो दिया हुआ है। जैसे वाटर है, आइस है, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर वोलाटाइल लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड अंडर द रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसके बाद सेकंड कैटेगरी यहाँ आती है आयनिक। आयनिक में आपको पता है आयनिक बॉन्ड होगा। सो इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं आयनिक सॉलिड हैं। Such solid are formed by the 3-dimensional arrangement of cation and anion by strong Coulomb or electrostatic forces. So these solid are hard and brittle, hard होते हैं, brittle होते हैं।
दे हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सिंस दे आयन आर नॉट फ्री टू मूव, आयन मूव नहीं कर सकते। दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं इसलिए ये, एंड सॉलिड होते हैं। इन द मोल्टन स्टेट जब इनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया। उसके बाद है मेटेलिक। मेटेलिक में ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है। पॉजिटिवली आयन सराउंडेड बाय हेल्ड बाय सी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, समुंदर होता है इलेक्ट्रॉन का, उसमें पॉजिटिवली जो पार्टिकल्स होते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन आर मोबाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड स्प्रेड थ्रू आउट द क्रिस्टल। ईच जो मेटल एटम है कंट्रीब्यूट वन और मोर इलेक्ट्रॉन टुवार्ड द सी ऑफ द मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ ये प्ले करता है रोल। दीज फ्री जो एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन है रिस्पॉन्सिबल फॉर है हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दीज सॉलिड। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो जो मेटल्स होती हैं जो मेलेबाइल एंड डक्टाइल होती हैं, इनको खींच के तारें बना सकते हैं और इसकी चादरें बना सकते हैं, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। उसके बाद है कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ये वाइड वैरायटी होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की ऑफ द नॉन मेटल रिजल्ट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट एटम थ्रू आउट द क्रिस्टल। सो इनको जैंट मॉलिक्यूल भी कहते हैं। कोवलेंट बॉन्ड इनमें स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड डायरेक्शनल होते हैं। सो एटम आर हेल्ड स्ट्रॉन्गली इसमें, एंड सच सॉलिड आर हार्ड एंड ब्रिटाइल। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इवन दे डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग। तो ये है, यहाँ इसकी एग्जांपल है। इंसुलेटर हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड इनकी एग्जांपल हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इतना क्लियर हो गया होगा टॉपिक ये। यहाँ देखिए इनका जो स्ट्रक्चर है, नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर दिया हुआ। डायमंड है और ग्रेफाइट है, ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, डायमंड एंड ग्रेफाइट में डिफरेंस। तो जैसे यहाँ बात की हुई है, कार्बन जो होते हैं अरेंज इन द डिफरेंट लेयर ऑफ ईच एटम कोवलेंटली बॉन्डेड 3 ऑफ इट्स नेबरिंग एटम इन द सेम लेयर। The fourth valence electron of each atom is present between the different layer and it is free to move. These free electron make graphite good conductor। यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है जो साइड का होता है, तो इसलिए ये कंडक्टर है। जो आपका डायमंड है उसका कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसलिए वो सॉलिड पैक है, इसलिए वो इंसुलेटर है। तो दिस इज़ फॉर द ग्रेफाइट, दिस इज़ फॉर द डायमंड। इसका बॉन्ड 340 पिकोमीटर, इसका 154 पिकोमीटर इसका बॉन्ड डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। बाकी यहाँ पे पूरा डायग्रामेटिकली समझाया हुआ है टॉपिक सारा, क्या क्या इसमें आता है। 1 सेकेंड। जैसे यहाँ पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ है पूरी प्रॉपर्टी का। मॉलिक्यूल सॉलिड, नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल की टाइप है। इसमें जो बॉन्डिंग इंट्रैक्टिव फोर्स, एग्जाम्पल फिजिकल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, ये सारा फ्लो चार्ट बना है। तो इससे आप याद कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हेल्प हो करेगा आपकी कॉम्पिटिटिव में ये। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू। सो इससे आपको आसानी होगी याद रखने के लिए। दूसरे हैं आयनिक सॉलिड, तीसरा है मेटेलिक सॉलिड। ये मैंने सारा आपको करवा दिया है, इससे आप शॉर्टकट इसकी एग्जांपल याद रख सकते हो। और लास्ट में जो लास्ट टाइप है इसकी वो भी देख लीजिए, कोवलेंट और द नेटवर्क सॉलिड। इसमें आपका आता है क्वार्ट्ज, डायमंड एंड ग्रेफाइट। उसके बाद इसकी पैकिंग के ऊपर अभी बात शुरू हो रही है, क्रिस्टल लेटिस एंड यूनिट सेल। इसके ऊपर बात करते हैं। यू माइट हैव नोटेड दैट बिन टाइल आर प्लेस्ड ओवर ए फ्लोर। जब टाइल्स को एक फ्लोर के ऊपर रखते हैं, रिपीटेड पैटर्न होता है। आफ्टर सेटिंग टाइल को जब सेट कर देते हैं फ्लोर पे, फिर हम मार्क पॉइंट कर सकते हैं सेम लोकेशन इन आल टाइल, सेंटर ऑफ टाइल निकालते हैं। एंड सी द मार्क्ड पोजीशन ओनली इग्नोरिंग द टाइल, सिर्फ मार्क पोजीशन देखेंगे, टाइल नहीं देखेंगे। बी ऑब्टेन ए सेट ऑफ पॉइंट, जहाँ आपको सेट ऑफ पॉइंट मिल जाते हैं। द सेट ऑफ पॉइंट इज ए स्कैफोल्डिंग ऑन विच पैटर्न हैज़ डेवलप हो गया, आपको पता चल जाता है। दिस स्कैफोल्डिंग इज़ द स्पेस लेटिस इन विच 2 डायमेंशनल पैटर्न हैज़ बीन डेवलप
बाय प्लेसिंग द स्ट्रक्चर यूनिट ऑन इट्स सेट पॉइंट। जैसे जो टाइल इन दिस केस जैसे दिया हुआ है, तो द स्ट्रक्चर यूनिट इज़ कॉल्ड द बेसिस और द मोटिव। जो यूनिट बन जाता है वो उसका मोटिव होता है जिसको वो रिपीट करता है। व्हेन द मोटिव आर प्लेस ऑन द पॉइंट इन द स्पेस लेटिस, ए पैटर्न इज जनरेटेड इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। द मोटिव इज़ ए मॉलिक्यूल। इसमें मोटिव एक मॉलिक्यूल होता है, एटम और आयन। सो ए स्पेस लेटिस आल्सो कॉल्ड द क्रिस्टल लेटिस इज़ द पैटर्न ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द location of these motif. So in other word, the space lattice is the substrate scaffolding for the crystal structure when we place motif in an identical manner on the point of the space lattice। कहने का क्या मीनिंग है, जैसे टाइल्स लगाते हो, जब टाइल लगाते हो टाइल को अगर आप उखाड़ोगे तो आपको पीछे उसके डॉट नज़र आते हैं। सो मेरे पास टाइल नहीं है, अगर आपने घर में देखे होगी टाइल्स जो आप बाथरूम में लगाते हैं उसके पीछे आपको इम्प्रेशन बने होते हैं उबड़ खाबड़, तो उसको अज्यूम करके वो एक मोटिफ बन जाता है, अकेला अकेला डॉट, टू मेक ए क्रिस्टल लेटिस। तो पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये हाइपोथेटिकल 2D स्ट्रक्चर है, इसको रिपीट कर दिया बार बार यहाँ पे, तो ये एक रेगुलर पैटर्न बन गया। ये लेटेस्ट पॉइंट आ गया, ये लेटेस्ट पॉइंट है, इसके ऊपर रेंज हो गए हैं पार्टिकल्स इसके, इसको हम एटम मान सकते हैं। तो ये पूरा लेटेस्ट पॉइंट है, ये पूरा स्पेस लेटेस्ट जो है 2D स्ट्रक्चर ऐसे बन गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्रिस्टल लेटिस का समझ आ गया होगा, यहाँ से जो आइडिया है। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो जो मोटिफ को रिपीट करेंगे आपका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा। सो यहाँ डायग्राम पीछे आपको मैंने मोटिफ का करवा दिया था। इसमें मोटिव एंड 2 डिमेंशनल जो लेटेस्ट एंड हाइपोथेटिकल जो 2 डिमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर था वो हमने देखा था। जो स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द लेटेस्ट पॉइंट गिव राइज टू द डिफरेंट टाइप ऑफ लेटिस। जो स्पेस में कैसे अरेंज हुए हैं आपको डिफरेंट अरेंजमेंट पता चलते हैं। जैसे आपको यहाँ 2 डायग्राम है, लेटेस्ट 1 एंड लेटेस्ट 2 ए एंड बी। इसमें अरेंजमेंट इस तरह का है, स्क्वायर टाइप बन रहा है, इसमें एक एक पॉइंट स्किप हो रहा है, तो ये इस तरह का बन रहा है। तो ये लेटेस्ट ए है एंड लेटेस्ट बी, तो ऐसे ही ये अरेंजमेंट ले लेता है। सो इन दिस केस जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो स्पेस लेटेस्ट इज़ ए 3 डिमेंशनल एरे ऑफ द पॉइंट। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज़ ऑब्टेन बाय एसोशिएटिंग द स्ट्रक्चर मोटिव विद द लेटेस्ट। तो इनको मोटिव के साथ क्रिस्टल लेटेस्ट पॉइंट को जो मोटिव से कर देते हैं तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है। ईच रिपीटेड जो है बेसिस और मोटिव हैज़ सेम स्ट्रक्चर एंड सेम स्पेशल ओरिएंटेशन। हर एक की सेम ओरिएंटेशन होती है एज अदर वन इन क्रिस्टल। द इन्वायरमेंट ऑफ ईच मोटिव इज सेम थ्रू आउट द क्रिस्टल एक्सेप्ट फॉर ऑन सरफेस को छोड़ के बाकी सारा सेम होता है। यहाँ पे फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं क्रिस्टल लेटिस के, तो यहाँ आप देख लीजिए इसको, आपको बेसिक्स आइडिया आ जाएगा दिमाग में। ईच जो पॉइंट होता है इसको कहते हैं हम लेटेस्ट पॉइंट और लेटेस्ट साइट। जो लेटेस्ट में है उसको लेटेस्ट पॉइंट और लेटेस्ट साइट कहते हैं। ईच पॉइंट इन द क्रिस्टल लेटेस्ट रिप्रेजेंट 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। हर एक पॉइंट पार्टिकल देता है जब मॉलिक्यूल्स आइटम जॉइन होते हैं। लेटेस्ट पॉइंट को ऐड किया जाता है बाय स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री। इसको ऐड करके ज्योमेट्री बनती है। तो वी नीड ओनली a small part of the space lattice of the crystal to specify structure completely। अब आपने काफ़ी बड़ा होगा वो मॉलिक्यूल क्रिस्टल का, ठीक है ना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ी प्लेट्स होगी तो उसको आप पूरा स्टडी नहीं करोगे, आपको सिर्फ उस छोटा पार्ट चाहिए उसका, उसको आप स्टडी कर लोगे तो पूरा क्रिस्टल का स्ट्रक्चर दे दोगे। दिस स्मॉल पार्ट जो है इसको यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल में एक यूनिट होता है, पूरा रिपीट होता है, सारे क्रिस्टल में वही चलेगा। Normally that cell is chosen which has the perpendicular side, shortest length, and one can construct an entire crystal by translational displacement of unit in 3 dimensional। तो यूनिट सेल वही चूज़ करते हैं जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे मिले और जिसको अज्यूम करके क्रिस्टल का स्ट्रक्चर दिया जा सके। यहाँ 1.7 फिगर दी हुई है। मूवमेंट ऑफ द यूनिट सेल ऑफ ए 2 डिमेंशनल लेटेस्ट टू कंस्ट्रक्ट द होल स्ट्रक्चर। ये यूनिट सेल है, ये मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा एरो के हिसाब से। तो जब फिर यहाँ आ गया, 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 यहाँ आ गया,
हर एक जो लेटेस्ट पॉइंट पे जब मोटिव के साथ जाएगा तो वो पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसको हम कहते हैं यूनिट सेल। तो इन द 2 डायमेंशन ए पैरेललोग्राम स्ट्रक्चर बन जाता है विद साइड ऑफ लेंथ ए एंड बी एंड एन एंगल जो बिटवीन आर बन जाता है साइड ऑफ चूजन यूनिट सेल। जो पॉसिबल जो आपके यूनिट सेल बनते हैं इन द 2D स्ट्रक्चर वो आगे आपको दिखाई देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो यूनिट सेल है उसका दिमाग में आइडिया आ गया होगा यहाँ से। बाकी हम यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए जो पॉसिबल यूनिट सेल आ रहे हैं 2D में। ये एक पैरेललोग्राम बन रही है, साइड की जो रेक्टेंगल है इसकी साइड्स पैरेलल लाइंस हैं। ए यहाँ सेम ही लाइन है इसलिए दोनों को साइड ए ही रखा है, सभी की लेंथ सेम है। 60 डिग्री एंगल है, इसमें 90 डिग्री एंगल है, 2 साइड अलग अलग हैं। ये ए एंड बी है, ये स्क्वायर है, इसकी साइड सेम है, इसकी साइड सेम है, इसकी साइड सेम है। ये डिफरेंट यूनिट सेल हैं 2D में। तो जब ये यूनिट सेल रिपीट हो रहे हैं 3D डिमेंशनल जो क्यूबिक स्पेस बन रहा है तो इस तरह से ये बन जाता है। ये यूनिट सेल है, ये लेटेस्ट पॉइंट है, ये लेटेस्ट पॉइंट्स हैं। तो ए पोर्शन ऑफ ए 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस एंड इट्स यूनिट सेल आपको दिखाया हुआ है 1.9 में। सो इन द 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर या यूनिट सेल के कैसे करेक्टराइज होता है, इट्स डायमेंशन अलोंग द 3 एजेस। इसके 3 एजेस होते हैं ABC एंड मे और मे नोट भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो भी सकते नहीं भी हो सकते। एंगल जो एजेस का आता है अल्फ़ा बीटा गामा, तो ये 3 एजेस हो गए इसके ABC एंगल आ गया इसमें अल्फ़ा बीटा गामा तीनों में। एंड थर्ड से यूनिट सेल इज करेक्टर वाइज 6 पैरामीटर, इसके 6 पैरामीटर हैं ABC अल्फ़ा बीटा गामा। तो ये जो इसके पैरामीटर्स हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आता है यहाँ पे प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड। प्रिमिटिव क्या होता है, व्हेन द कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर पोजीशन, जो भी इसके पार्टिकल्स कॉर्नर पोजीशन पे होते हैं उसको प्रिमिटिव कहते हैं। एंड सेंटर्ड व्हेन द यूनिट सेल में जो पार्टिकल कॉर्नर पे भी होते हैं और उसके सेंटर में भी होता है उसको कहते हैं सेंटर्ड। सेंटर्ड की टाइप है बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड सेंटर। बॉडी सेंटर में यूनिट सेल है, इसमें 1 कंस्टिट्यूट पार्टिकल जो है इसकी बॉडी में होता है डीप में, बाकी कॉर्नर में। फेस में इसके कॉर्नर और फेस में भी होगा। एंड सेंटर में इसमें जो 1 कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी 2 ऑपोजिट फेसेस बिसाइड द 1 प्रेजेंट एट इट्स कॉर्नर। तो ये 3 तरह के आगे आपको नज़र आ जाएगा। ये जो इंस्पेक्शन की है वाइड वैरायटी ऑफ द क्रिस्टल लीड टू द कंक्लूजन ऑल कैन बी रिगार्डेड एज कन्फॉर्मिंग टू 1 ऑफ 7 रेगुलर फिगर। आपको 7 रेगुलर फिगर यहाँ बन जाते हैं। These basis regular figure are called the 7 crystal system, to which the system is a given crystal belong is determined by measuring the angle between its face, deciding how many axes are needed to define the principal feature of shape। तो एंगल एज्यूम करके हम इसको देखते हैं। जैसे ये क्यूबिक है, क्यूबिक में क्या है, अल्फ़ा बीटा एंगल जो है 90 डिग्री के आ रहे हैं। टेट्रागनल है, 90 डिग्री एंगल आ रहे हैं। ऑर्थोरोम्बिक आ गया, इसकी जो एंगल्स चेंज हो रहे हैं। ये बीटा आ गया, यहाँ पे अल्फ़ा गामा 90 है, बट इसकी साइज़ जो एड्जेस की जो लेंथ है साइड्स की फेस का वो चेंज हो रहे हैं। हेक्सागनल बन रहा है ऊपर साइड से, और ये रोम्बोहिड्रल, उसके बाद मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। तो ये आपके 7 ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। सो सारा आप यहाँ से ओवरव्यू कर सकते हो इस डायग्राम से, जो आपका फ्लो चार्ट बना हुआ है। इसमें जो आपको 7 मैंने अरेंजमेंट के ऊपर दिखाए हैं, 7 टाइप के जो अरेंजमेंट बनते हैं। फर्स्ट है क्यूबिक, टेट्राहीड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागनल, रोम्बोहीड्रल और ट्रिगनल, मोनोक्लिनल एंड ट्राइक्लिनल। तो इसमें जो पॉसिबल वेरिएशंस आती हैं 3 तरह की मैंने बताई थी आपको। बॉडी सेंटर जो बॉडी वाली होती है, एक प्रिमिटिव होती है बॉडी में, फेस सेंटर एंड सेंटर और बॉडी सेंटर, 3 तरह की।
तो क्यूबिक में ये 3 तरह की मिलेगी, प्रिमिटिव, बॉडी एंड फेस। टेट्रागोनल में मिलेगी प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर। ऑर्थोरोम्बिक में चारों टाइप मिलेगी। हेक्सागोनल सिर्फ प्रिमिटेड होता है। रोम्बोहिड्रल प्रिमिटेड होता है। और इसमें जो 3 इसके एजेस हैं, एक्सिस डिस्टेंस है इनकी तीनों की, किसकी बराबर है किसकी नहीं बराबर है। क्यूबिक में इक्वल है, टेट्राहेड्रल में ए बी इक्वल है, बी सी इक्वल नहीं है। ऑर्थोरोम्बिक में कोई भी एजेस इक्वल नहीं है। हेक्सागोनल में बी सी नॉट इक्वल, ए बी इक्वल। और रोम्बोहिड्रल में ए बी सी इक्वल। बाकी इसके जो एंगल्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा, क्यूबिक में 90 डिग्री है, इसमें भी 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री। हेक्सागोनल में अल्फ़ा बीटा 90, गामा 120। और रोम्बोहिड्रल में अल्फ़ा बीटा गामा जो है 90 डिग्री है। और इसकी एग्जांपल्स क्यूबिक भी सोडियम क्लोराइड, जिंक ब्लेंड, SnO2, टेट्राहेड्रल की, ऑर्थोरोम्बिक की रोम्बिक सल्फ़र KNO3, हेक्सागोनल ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, रोम्बोहिड्रल की कैल्साइट, मर्करी सल्फाइड जिसको सिनेबर कहते हैं। तो दीज आर देयर एग्जांपल्स। अच्छा फ्लो चार्ट बना, आप यहाँ से याद कर सकते हो टेबल से। बाकी लास्ट ये रहेगी मोनोक्लिनल एंड ट्राइक्लिनल। मोनोक्लिनल में प्रिमिटिव एंड सेंटर, ट्राइक्लिनल में प्रिमिटिव। इन दोनों में ही तीनों एजेस इक्वल नहीं होते। अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री, इन तीनों में एंगल एक जैसा नहीं होगा 90 डिग्री, बट विल नॉट बी सेम। एग्जाम्पल मोनोक्लिनिक की मोनोसिलिन की सल्फ़र, सोडियम सल्फेट 10 मॉलिक्यूल एंड पोटाशियम डाइक्रोमेट, कॉपर सल्फेट, ये ट्राइक्लिनिक है। बाकी जो यूनिट सेल टाइप है, यहाँ से डायग्राम देखिए। प्रिमिटिव में सिर्फ कॉर्नर के ऊपर जो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लगे हैं जो सिंपल है। बॉडी सेंटर में कॉर्नर के ऊपर भी मिलेगा तो एक बॉडी में मिलेगा। फेस सेंटर में जो सारे फेसेस 6 फेसेस होते हैं, हर एक फेस पे भी मिलेगा और कॉर्नर पे मिलेगा। यह यूनिट सेल ऑफ क्यूबिकुलेटस, यूनिट सेल ऑफ टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल का प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर। और यूनिट सेल ऑफ द ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में चारों टाइप आते हैं, प्रिमिटिव, एंड सेंटर, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव एंड सेंटर। ये यहाँ प्रिमिटिव है, इसमें एंगल है 90 डिग्री से, इसका 90 डिग्री से कम होगा। एक एंगल 90 से कम होगा, एक 90 से ज़्यादा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स अच्छे से यहाँ क्लियर हो गए होंगे। बहुत अच्छे डायग्राम यहाँ ड्रॉ किए हैं उन्होंने NCERT में। बाकी इसकी और आगे पैकिंग खोली हुई है। यूनिट सेल ऑफ हेक्सागोनल लेटिस, वन साइड डिफरेंट इन लेंथ टू अदर्स, 2 साइड मार्क्ड एंगल ऑन 2 फेसेस 60 डिग्री। फेसेस के एंगल 60 हैं, एक साइड है जो दूसरी साइड है। उसके बाद यूनिट सेल ऑफ द ट्राइक्लिनिक, ये ट्राइक्लिनिक का है, ये रोम्बोहिड्रल का है। तो इस तरह आपको उसको खोल के दिखाया हुआ है, ऐसे आप देख सकते हो। उसके बाद है नंबर ऑफ़ द एटम इन ए यूनिट सेल। जो यूनिट सेल आपको मैंने बताया उसमें एटम कैसे कैलकुलेट करने होते हैं। बी सेल कंसीडर द 3 टाइप ऑफ क्यूबिक, जो आपको मैंने बताया उसके हिसाब से। पहले हम प्रिमिटिव क्यूबिक के ऊपर बात करते हैं। इसमें जो एटम है सिर्फ कॉर्नर के ऊपर होते हैं। तो ईच एटम शेयर्ड 8 एडजेसेंट यूनिट सेल, 1/8 आएगा। दो यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है, इसमें 4 यूनिट सेल इन द सेम लेयर एंड द 4 यूनिट सेल ऑफ द अपर लेयर। 4 ऊपर आ जाएंगे, 4 नीचे, 8 यूनिट सेल आगे। सो 1/8 एटम जो है हर एक कॉर्नर के ऊपर आ रहा है। सो प्रिमिटिव जो क्यूबिक सेल है हैव डिपिक्टेड इन द 3 डिफरेंट वेज। इसको 3 वे से यहाँ दिखाया हुआ है। डायग्राम देखिए, इट विल बी क्लियर टू यू। जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ओपन स्ट्रक्चर, स्पेस फिल्ड स्ट्रक्चर एंड एक्चुअल पोर्शन ऑफ एटम। ये ओपन स्ट्रक्चर है। दूसरा स्पेस फिल्ड, इसका स्पेस फिल करके दिखाया है। तीसरा जो एक्चुअल पोर्शन कट करके दिखाया हुआ है। सो इन ऑल सीन्स जो क्यूबिक है इसमें 8 एटम होते हैं और टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल में 1 आएगा। ठीक है ना, तो 1 एटम यूनिट सेल के हिसाब से बन जाएगा कंट्रीब्यूशन में। उसके बाद बॉडी सेंटर है, ये बॉडी सेंटर का देख सकते हो, इसमें एक बॉडी में मिलेगा। तो ये देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक सेंटर उसके बॉडी में आ गया। तो इस तरह आप देख सकते हो। इसमें कॉर्नर में यूनिट सेल के 1 एटम आएगा, बॉडी सेंटर में 1 एटम है। टोटल नंबर ऑफ़ एटम पर यूनिट सेल कितने आ गए इसके? 2।
तो बॉडी सेल में, जो बॉडी सेंटर में कितने आते हैं पर यूनिट सेल? 2, जो प्रिमिटिव में सिर्फ 1 होता है। उसके बाद है फेस सेंटर। फेस सेंटर में फेस में होगा 6 फेसेस है, 6 के 6 फेस में होगा जी, 1 फेस, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो ऐसे आ जाएगा। तो कॉर्नर पे एक आ गया, फेस 6 है, तो डिवाइड हाफ बन जाता है एटम पर यूनिट सेल में, क्योंकि फेस में जो आधा रह जाता है, यूनिट सेल में आधा फेस रह जाता है, तो इसमें यूनिट सेल में फेस के हिसाब से 3 आ जाएंगे। टोटल पर यूनिट सेल में कितने आ जाएंगे? 4। तो जो आपकी FCC, इसको शॉर्टकट कहेंगे FCC, ये है BCC बॉडी सेंटर। तो BCC में जो यूनिट सेल में 2 होते हैं, FCC में कितने होते हैं? 4, जो प्रिमिटिव में होता है 1। ये याद कर लेना, इससे क्वेश्चन राइज होते हैं। उसके बाद है क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। इसमें पैकिंग किस तरह की है? सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं आर क्लोज पैक हैविंग मिनिमम स्पेस वेकेंट। इनमें ऐसी पैकिंग होनी चाहिए जिसमें स्पेस कम रहे। क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन में ऐसे आएगा, लाइन में जो 1 डायमेंशन है। सो ईच स्पेयर इन कंटैक्ट विद 2 नेबरिंग से है। द नंबर ऑफ द नियरेस्ट नेबर टू द पार्टिकल इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी एक स्पेस के अराउंड कितने हैं उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। तो इसमें 1, 2 के है, तो इसमें जो 1 डायमेंशन में मैक्सिमम कोऑर्डिनेट नंबर जो नंबर है 2 आएगा। 2 डायमेंशन में क्या होगा? इसमें 2 लेयर बनेगी। 2 डायमेंशन पैकिंग में 1 रो दूसरे के ऊपर स्टैक है। सेकंड रो में भी प्लेस इन कंटैक्ट विद फर्स्ट, या इसको उसके अलाइन हो सकती है, जैसे ये एडजेसेंट आ रही है, एक दूसरे के ऑपोजिट आ रही है। इसमें अल्टरनेटिवली इसमें जो वॉइड बचता है उसके अंदर चली जाती है। ये सेकंड टाइप है। जो फर्स्ट बनेगी ये बनेगी स्क्वायर पैकिंग, दूसरी बनेगी हेक्सागोनल। ये हेक्सागोनल पैकिंग आ रही है, तो इसको जब डॉट मिलाएंगे तो स्क्वायर पैकिंग बनेगी। ये 2 डायमेंशन वाली पैकिंग है। उसके बाद इन दिस अरेंजमेंट ईच जो स्पेयर है इज़ कंटैक्ट विद द 4 ऑफ इट्स नेबरिंग। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बन रहा है? 4 एंड 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। आल्सो if the center of the 4 immediate neighboring sphere are jointed, a square is formed, hence the packing is called square close packing in 2 dimension। इसको अगर जोड़ दोगे तो स्क्वायर बन जाएगा। सेकंड रो में भी प्लेस फर्स्ट इन स्टैगर्ड मैनर सच दैट इट्स स्पेस फिट द फर्स्ट रो। ये फर्स्ट मैंने इसको बताया आपका, इसमें स्क्वायर बनेगा। दूसरी में जो इसका कोऑर्डिनेशन वो 4 रहेगा। इसमें जो स्पेस रहता है सेकंड में उसमें फिल किया गया, तो इसको 2 डायमेंशन में हेक्सागोनल आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? हेक्सागोनल पैकिंग। उसके 3 डायमेंशन में कैसे आ जाएगी? 3 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग फॉर्म द 2 डायमेंशन स्क्वायर पैक्ड लेयर बाय प्लेसिंग द सेकंड स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर अबव द फर्स्ट बी फॉलो द सेम रूल सेम ही रहेंगे। सेकंड लेयर इज प्लेस ओवर द फर्स्ट लेयर सच दैट द स्पेयर ऑफ द अपर लेयर इज़ एग्जैक्टली अबव द सेकंड। तो एक लेयर दूसरे के ऊपर आ जाएगी, जैसे ये बन रही है, ये पूरी लेयर बन रही है। ये 3D की अभी बात कर रहा है, इसमें दूसरी आ जाएगी, फिर तीसरी आ जाएगी। तो जो लेटेस्ट सच जनरेटेड इज सिंपल क्यूबिक एंड द यूनिट सेल इज प्रिमिटिव। दो 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग फ्रॉम द 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैक्ड लेयर। तो इसमें हेक्सागोनल पैकिंग लेयर भी हो सकती है, जैसे प्लेसिंग सेकंड ओवर द फर्स्ट, एक में एक लेयर को दूसरे के ऊपर रखना, जहाँ प्लेसिंग द थर्ड लेयर ओवर द सेकंड। तो ऐसे तो पहले सेकंड जो है फर्स्ट के ऊपर आ जाएगी, फर्स्ट के साथ नीचे सेकंड, फिर थर्ड। तो ये है स्टैक ऑफ द 2 लेयर ऑफ द क्लोज पैक स्पेयर एंड वॉइड जनरेटेड। इसमें वॉइड बन जाता है, वॉइड आती है खाली स्पेस। जैसे इसको रख दिया, एक स्पेयर है, ऊपर की लेयर है, एक नीचे वाली, जो फेड है जो नीचे वाली लेयर है, जो ऊपर उभर के आ रहा है ऊपर वाली है। तो इसमें छोटी जगह बच गई है जिसमें फील्ड नहीं है, उसको वॉइड कहेंगे। ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। यहाँ ये ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, तो इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड O, टेट्राहेड्रल T, तो इसमें 2 बनते हैं। सो ये वॉइड्स जो ऐसे बन रहे हैं इसको टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहेंगे कि कितने इसमें टेट्राहेड्रल फॉर्म हो रही है। दे हैव बीन T के साथ। वन सच वॉइड इज शोन सेपरेटली, इसको यहाँ भी इससे शो किया हुआ है। इसको जब मिलाएंगे तो ये टेट्राहेड्रल बनेगा।
इसको जब निकालेंगे होल को तो ये ऑक्टाहेड्रल बनेगा। तो दो तरह के वॉइड आ जाते हैं 3D पैकिंग में, खाली स्पेस, उसको कहते हैं टेट्रा और ऑक्टाहेड्रल। सो दीज वॉइड हैव बीन मार्क्ड एज ओ ऑक्टाहेड्रल। सच वॉइड हैज़ बीन शोन सेपरेटली, जो फिगर में भी शो किया गया है, पीछे आपको मैंने दिखा दिया। तो नंबर ऑफ़ द क्लोज पैक स्पेयर, मानिए इसमें n है, नंबर ऑफ़ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड n है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 2n होंगे। यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होंगे क्लोज पैक स्पेयर के n में आएंगे, तो इसके डबल होंगे 2n। थर्ड लेयर सेकंड के ऊपर रखती, कवरिंग द टेट्राहेड्रल वॉइड, कवरिंग द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेगी, एक ऑक्टाहेड्रल को कवर करेगी। टेट्राहेड्रल जो वॉइड है ऑफ द सेकंड लेयर, आपने अब थर्ड लेयर रखनी है ना, सेकंड लेयर में जो टेट्राहेड्रल वॉइड बना है मे बी कवर्ड बाय स्पेयर ऑफ द थर्ड लेयर। जब आप थर्ड लेयर रखोगे उसके ऊपर आपका जो वॉइड है आपने टेट्राहेड्रल बंद करना है। इसमें क्या करोगे, स्पेयर ऑफ द थर्ड लेयर आर एग्जैक्टली अलाइंड विद द क्लोज द फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर के साथ पूरा मैच करना चाहिए स्फीयर, यानी जो पहली लेयर है इसका पूरी तरह से मैच करना चाहिए थर्ड से। सो पैटर्न जो यहाँ रिपीट हो जाता है ए बी। द स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको कहते हैं HCP। इस पैकिंग को हम क्या कहते हैं, HCP। तो यहाँ देखिए लेयर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ हेक्सागोनल है। सो ये लेयर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। अब क्या किया आपने, जो अपने मैनर में रखना है इसको, जैसे जो आपकी फर्स्ट लेयर है वो थर्ड लेयर है एग्जैक्टली आ रही है, उसके बाद जो सेकंड एंड फोर्थ लेयर यहाँ बन रही है वो एग्जैक्ट आ रही है। यानी जो ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली जो दूसरी या चौथी लेयर है बराबर आएगी, इसको कहते हैं हेक्सागोनल। अब यहाँ पे जो ए टाइप की लेयर में BC आ जाए तो उसको क्यूबिक कहेंगे, जब ए बी रिपीट हो तो उसको हेक्सागोनल कहेंगे। ये आपने याद रखना है। तो ये हेक्सागोनल पैकिंग है, ये क्यूबिंग है। तो यहाँ B आ गया, ये आ गया आपका टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। इसमें क्या गया, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। यानी इसमें टेट्रा ऑक्टा बार बार आ रहा है, ये आपकी आ गई हेक्सागोनल। इसमें क्या आ रहा है, पहले ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आ रहा है, फिर 2 टेट्राहेड्रल आ रहे हैं, ऐसे। तो ये बन गई आपकी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसको आप अरेंजमेंट कर सकते हो HCP, हेक्सागोनल, जैसे हेक्सागन बन रही है। अगर आप इसको ड्रा करो ऐसे तो इसको हेक्सागोनल कहते हैं। ये आपकी FCC फेस सेंटर बन रही है। उसमें कवरिंग द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, थर्ड लेयर मे बी प्लेस ओवर द सेकंड लेयर इन ए मैनर सच दैट इट्स स्पेयर कवर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी आप कवर कर सकते हो। यहाँ ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें अरेंजमेंट ऑफ लेयर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज़ कवर। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करना है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, इसको कवर करना है। तो इसके एग्जैक्टली आपको ऐसे लगाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पैकिंग समझ आ गई होगी। थोड़ा टेक्निकल है, अगर आप इसको सीरियसली डायग्राम को देखोगे आपको समझ आ जाएगा। है सारा आसान है ये। उसके बाद है फॉर्मूले ऑफ द कंपाउंड एंड नंबर ऑफ द वॉइड फील्ड। इसके फार्मूलाज वगैरह कैसे कैलकुलेशन होनी है, कैसे बनाना है, तो आप यहाँ इसको देखोगे भी। अर्लियर जैसे आपने पढ़ लिया, इसमें क्यूबिक क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, 2 टाइप ऑफ वॉइड बने हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये आपको भी पता चल गया है। उसके बाद है लोकेटिंग द टेट्रा एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कैसे लोकेट करना है। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे लोकेट करोगे, जैसे मानिए आपके पास है क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड फेस क्लोज पैकिंग, तो इसको डिवाइड किया है इसमें 8 क्यूब में। जो ईच क्यूब है हैज़ द एटम एट द अल्टरनेट कॉर्नर। अल्टरनेट कॉर्नर में इसके एटम है ए डायग्राम में। इन ईच देयर आर द 4 एटम। हर एक क्यूब में आपके कितने एटम आ गए, 4। सो दस ज्वाइंट ईच अदर दे रेगुलर टेट्राहेड्रल बन रही है। देयर इज़ 1 टेट्राहेड्रल वॉइड इन ईच स्मॉल क्यूब एंड 8 टेट्राहेड्रल वॉइड इन टोटल। टोटल में आपके कितने आ गए, 8। तो ईच जो 8 स्मॉल क्यूब हैव 1 वॉइड in 1 unit cell of the CCP. So we know that CCP have the 4 atom, इसमें 4 atom होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। हैव 1 void in unit cell of CCP में वैसे भी आपको 4 atom होते हैं पर यूनिट सेल।
सो द नंबर ऑफ द टेट्राहेड्रल बॉयस इज ट्वाइस द एटम। टेट्राहेड्रल बॉयस इसके से डबल हो जाएंगे। ऑक्टाहेड्रल कैसे करोगे, जैसे CCP या FCC देखेंगे अरेंजमेंट। सो बॉडी सेंटर जो क्यूब है C इज़ नॉट ऑक्यूपाइड बट इट इज़ सराउंडेड बाय 6 एटम ऑन द FCC, ये आपको पता है। इफ़ दीज फेस सेंटर आर जॉइंटेड, अगर इसको ज्वाइंट करोगे ऑक्टाहेड्रल जनरेट हो जाएगा। 6 को जब आप ज्वाइंट करोगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। तो सो द यूनिट सेल हैज़ द 1 ऑक्टाहेड्रल वाइड एट द बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में एक ऑक्टाहेड्रल आ जाएगा। बिसाइड द बॉडी जो है सेंटर हैज़ द 1 ऑक्टाहेड्रल वाइड एट द सेंटर, इसके 12 एजेस हैं। तो इट इज़ सराउंडेड बाय 6 एटम फॉर बिलोंगिंग टू द सेम यूनिट सेल, 2 कॉर्नर 2 फेस, ये आपको पता था। एंड 2 बिलोंगिंग टू एडजेसेंट यूनिट सेल, सिंस ईच एज ऑफ द क्यूब शेयर्ड बिटवीन द 4 एडजेसेंट यूनिट सेल। सो ऑक्टाहेड्रल वाइज इसमें है ओनली 1/4 ऑफ वाइड बिलोंग टू पर्टिकुलर यूनिट सेल, सो उसमें 1/4 आ जाएगा। इट इज़ फॉर द सेकेंड अरेंजमेंट बी डायग्राम बॉडी सेंटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। ये थोड़ा टफ सा है, इसको दिमाग में रखना है, आराम से आप इसको कर पाओगे। सो जो मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया है उससे क्या पता चलता है, जो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स है इन द बॉडी सेंटर, याद रख लेना, सीधा 1 होता है। 12 ऑक्टाहेड्रल वाइड्स जो है लोकेटेड इन ईच एज एंड शेयर्ड बिटवीन द 4 यूनिट सेल, तो इसमें 3 आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितने आ गए, 4। ये किस में बात कर रहा है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में। तो इसमें ऑक्टाहेड्रल वाइड इन द बॉडी सेंटर में 1 आ गया ना, तो जो एजेस के हिसाब से निकाल लिए 3 आ गए, तो टोटल कितने आ गए, 4। तो बी नो डैट इन द CCP में आपके कितने होते हैं, 4 यूनिट, इन ईच यूनिट सेल 4 एटम होते हैं इसमें। सो नंबर ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वाइड इक्वल टू मैनर, इसके इक्वल ही आएंगे। उसके बाद है पैकिंग एफिशिएंसी, कितना ज़्यादा पैक हुआ उसकी पैकिंग एफिशिएंसी है। पैकिंग एफिशिएंसी इन SCP एंड CCP, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पे फार्मूला लगा के। ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग में ये आना चाहिए। जो आपका रेडियस RA/2/2 से लेते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्पेयर इन यूनिट सेल इंटू 100 टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, इससे कर दिया। तो आपकी जो पैकिंग है SCP एंड CCP में कितनी आती है आपकी, 74%। उसके बाद बॉडी सेंटर जो है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी आपकी आ रही है 68%। ये आपने सिंपल स्टूडेंट याद रखना है, इससे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी जो सिंपल क्यूबिक लेटस है उसकी कैसे आ रही है, कितनी आ रही है, डेट इज़ 52.4%। तो आपके 3 तरह की एफिशिएंसी बन गई है। एक आपकी आ गई सिंपल क्यूबिक में, ये आई है 52.4, और बॉडी सेंटर में कितनी आई, 68, और हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में 74। तो पेपर में क्वेश्चन आता है किसकी मैक्सिमम किसकी मिनिमम आती है। सबसे एफिशिएंसी जो मैक्सिमम पैकिंग करनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, हेक्सागोनल एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसमें है 74%। सबसे कम आपकी आएगी सिंपल में, क्यूबिक में, जो आपकी आ रही है 52.4%। उसके बाद कैलकुलेटिंग इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डिमेंशन। यूनिट सेल की जो डिमेंशंस हैं कैसे निकालनी है, ऐसे ही कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल AQ, इससे निकालते हो। Z इज़ द नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल में, M इज़ द मास ऑफ सिंगल एटम। तो मास ऑफ एटम इन द यूनिट सेल कैसे करोगे, M/NA। और ये फार्मूलाज हैं, जब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम इसको कर लेंगे, थोड़े न्यूमेरिकल भी इसमें राइज हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं इम्परफेक्शंस इन द सॉलिड। सॉलिड्स में काफ़ी तरह की कमियां होती हैं, काफ़ी अबनॉर्मलिटीज़ को कहते हैं इम्परफेक्शन। तो 2 तरह के आते हैं, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट है इरेगुलरिटी और डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट ऑन द पॉइंट। एटम जो ज़्यादा ऐड हो जाएंगे उस पोजीशन से जा चले जाएंगे। लाइन में है इरेगुलर डेविएशन, इंटायर रो, पूरी रो मिस हो जाएगी, तो पॉइंट डिफेक्ट होते हैं लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट जो है आपके है कैसे आ रहे हैं ये, इसमें स्टिक्योमेट्री की डिफेक्ट है, वैकेंसी डिफेक्ट आ गया, उसके बाद इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आ गया, फ्रैंकल डिफेक्ट आ गया, शॉर्ट की डिफेक्ट।
ये जो डिफेक्ट्स हैं ये आपके हैं स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। दिस पॉइंट डिफेक्ट डैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टाइकोमेट्री, स्टाइकोमेट्री कैलकुलेशन नहीं डिस्टर्ब करते, इसको इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक इफेक्ट भी कहते हैं। तो उसके बाद बेसिकली दीज आर ऑफ टू टाइप, ये दो तरह के होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल। जो वैकेंसी डिफेक्ट हैं, बेन सम ऑफ द लेटेस्ट साइट आर वेकेंट द क्रिस्टल इज कॉल्ड वेकेंट, एक मिस है तो उसमें वैकेंसी बन गई, वेकेंट जगह बन गई। दिस रिजल्ट डिक्रीज इन द डेंसिटी, इससे डेंसिटी कम होगी। तो दिस डिफेक्ट कैन बी डेवलप व्हेन ए सब्सटेंस इज हीटेड, जब डिफेक्ट हीट किया जाता है किसी सब्सटेंस को तो ये वैकेंसी वाला डिफेक्ट आ जाता है। उसके बाद है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, बेन सम ऑफ द पार्टिकल आर मिसिंग, तो इंटरस्टिशियल साइड में जब चले जाएंगे इसको कहेंगे हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये आपका वैकेंसी आ गया, ये आ गया इंटरस्टिशियल। ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हिल गए हैं जहाँ होना चाहिए, फिर इंटरस्टिशियल में आगे वॉइड की जगह कवर कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको जो समझ आ गया होगा वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल। वैकेंसी एंड द इंटरस्टिशियल जो है जे एक्सप्लेन एंड शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड ऑलवेज मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी rather than simple vacancy interstitial defect, they show these defect as a Frankel and Schottky, इनको हम कहते हैं Frankel and Schottky defect। तो जो Frankel defect है आयनिक सॉलिड शो करते हैं, द स्मॉलर आइन जो है डिसलोकेट हो जाता अपनी नॉर्मल पोजीशन थे और इंटरस्टिशियल में आ जाता है। अपनी पोजीशन छोड़ के जब इंटरस्टिशियल में आ जाए तो उसको कहेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट, इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी कहते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट जो है इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं और इससे डेंसिटी चेंज नहीं होती। फ्रैंकल डिफेक्ट जो है जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड शो करता है। साइज़ है इसका स्मॉल है इन दोनों आइन का। उसके बाद शॉर्टकी में क्या वैकेंसी डिफेक्ट है, इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। मिसिंग एटम जो है मे बी इक्वल कटाइन एंड अनाइन। लाइक द वैकेंसी डिफेक्ट जो शॉर्टकी डिफेक्ट है इसको डिक्रीज इन डेंसिटी कर देता है। नंबर ऑफ सच जो डिफेक्ट है इन आयनिक सॉलिड इज क्वाइट सिग्निफिकेंट है ये। जैसे सोडियम क्लोराइड में है 10⁶ पेयर शॉर्टकी डिफेक्ट्स हैं रूम टेम्परेचर पे। 1 क्यूबिक क्यू आर अबाउट 10⁻12 बाई आइन। सो देर इज़ द 1 शॉर्टकी डिफेक्ट पर 10⁻69। उसके बाद आपका ये शॉर्टकी डिफेक्ट आ जाता है। शॉर्टकी डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सब्सटेंस विच कटाइन एंड अनाइन आर ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, जिनके कटाइन एंड आयन एक जैसे होते हैं वो शो करते हैं। इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये सारी शॉर्टकी शो करते हैं। देख लीजिए फ्रैंकल डिफेक्ट है, इसमें मिस हो रहा है अपनी पोजीशन से, इंटरस्टिशियल में आ रहा है। यहाँ मिस हो गया इंटरस्टिशियल में नहीं जाएगा। दिस इज फ्रैंकल, दिस इज शॉर्टकी। फ्रैंकल इज़ द इंटरस्टिशियल इफेक्ट, शॉर्टकी इज़ द वैकेंसी डिफेक्ट। उसके बाद आते हैं इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी क्या होता है, जैसे मोल्टन NaCl है उसमें कुछ स्ट्रोंशियम क्लोराइड क्रिस्टलाइड भी आ जाता है। सोडियम में स्ट्रोंशियम आ जाता है, सोडियम की जगह SCr आ जाएगा। तो इसमें इम्प्योरिटीज़ आ रही है, इसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट कह रहे हैं। नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट, ये सारे कौन से थे, स्टिक्योमेट्रिक। नॉन स्टिक्योमेट्रिक में आ जाएंगे डिस्कस सो फार डू नॉट डिस्टर्ब द स्टिक्योमेट्री, जो स्टिक्योमेट्री डिस्टर्ब नहीं करते। लार्ज नंबर ऑफ द नॉन स्टिक्योमेट्रिक इनऑर्गेनिक सॉलिड आर नोन टू कंटेन the constituent element in the non-stoichiometric ratio due to defect in their crystalline structure। तो इसमें जो आ रहे हैं डिफेक्ट, इसमें आता है आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटाइन। तो एक मेटल ज़्यादा आ जाएगी, मेटल कम हो जाएगी। तो एक एक्सेस है, एक है डेफिशिएंसी। एक्सेस वाला सोडियम क्लोराइड एंड KCl शो करता है। तो बिन क्रिस्टल हीट किया जाता है, इसमें sodium atom are deposited on the surface of the crystal, chloride diffuse the surface of crystal and combine with the sodium and give NaCl। यानी जब वेपर करेंगे तो क्लोराइड आयन जो है एयर के भी या ज़्यादा आ जाते हैं उसमें। तो उसमें दूसरा जो है मेटल डेफिशिएंसी, कई ऐसे होते हैं which are difficult to prepare in stoichiometric composition and contain less amount of metal as compared to stoichiometric proportion। जैसे आपके फेरस ऑक्साइड है found in the composition of 0.95 and oxygen, it may actually range 93.96, इतनी रेंज होती है इसकी। इन द क्रिस्टल जो में Fe2 कटाइनर मिस हो जाते हैं। लॉस ऑफ द पॉजिटिव चार्ज मेड बाय प्रेजेंस ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ Fe3 आइन। तो इसमें मेटल लूज़ हो रहा है, जिसमें लूज़ हो जाता है उसको हम क्या नाम देते हैं, मेटल डेफिशिएंसी। जिसमें डिपॉजिट हो जाता है उसको कहते हैं मेटल
एक्सेस डिफेक्ट। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में पहले कंडक्टर आते हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो कंडक्टिविटी 10⁴ से 7 पर ओम पर मीटर होती है। इसमें मेटल्स आती हैं ज़्यादा, गुड कंडक्टर हैं। उसके बाद इंसुलेटर आते हैं जिसकी लो कंडक्टिविटी माइनस में चली जाती है। सेमी कंडक्टर जो होते हैं जो मेटल कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में आते हैं। कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल। इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है? कंडक्शन में कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर कर सकता है थ्रू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आयन। मेटेलिक जो कंडक्टर हैं बिलोंग टू द फॉर्मर कैटेगरी एंड इलेक्ट्रोलाइट इन लेटर। जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कैसे जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी? आयन के। जो मेटल हैं वो मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन से। मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट में। कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं पर यूनिट एटम में। Atomic orbital of the metal form the molecular orbital which are so close energy even to form the band। इसमें बैंड बन जाते हैं एनर्जी के। If this band is partially filled or overlap with the higher energy unoccupied conduction band, then the electron can flow easily under the applied electric force and the metal show conductivity। If the gap between the filled valence band एंड द नेक्स्ट हायर अनऑक्यूपाइड बैंड कंडक्शन बैंड इज़ लार्ज। यानी जब कंडक्शन एंड बैलेंस बैंड में जब गैप ज़्यादा होगा या कम होगा तो कंडक्टिविटी होगी, नहीं होगा तो कंडक्टिविटी नहीं होगी। यानी इंसुलेटर में जो कंडक्शन एंड बैलेंस बैंड का डिस्टेंस ज़्यादा होता है इसलिए वो इलेक्ट्रॉन वहाँ जंप नहीं कर पाते, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। कंडक्टर का होता है ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको पहले आता होगा ये टॉपिक। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में क्या होगा? सेमी कंडक्टर में गैप जो बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड का कम होता है, सम इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं। तो सब्सटेंस लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है दिस टाइप ऑफ बिहेवियर शो करते हैं, इसको कहते हैं इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। कंडक्टिविटी ऑफ दीज इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर इज़ टू लो टू बी प्रैक्टिकल यूज़, इसका कोई यूज़ नहीं है। सो सम इलेक्ट्रॉन में जंप कंडक्शन बैंड एंड शो द इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेमी कंडक्टर की इंक्रीज़ करती है टेम्परेचर राइज करने से, क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन कैन जंप। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है सेमी कंडक्टर में, इसलिए इसको कहते हैं इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। तो ये देख लीजिए मेटल, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर। ये आपका फर्स्ट आ गया मेटल। कंडक्शन एंड बैलेंस बैंड में डिस्टेंस सबसे कम है और ओवरलैप कर जाते हैं बैंड। इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा या फॉरबिडन जोन ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं होगी, इसमें फॉरबिडन जोन कम है एज़ कम्पेयर टू द इंसुलेटर। तो आई होप इस डायग्राम से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा टॉपिक। जो कंडक्टिविटी की बात कर रही है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की लो होती है, इसका यूज़ नहीं है। इनकी जो कंडक्टिविटी इसको हम बढ़ा सकते हैं, कुछ हम इम्प्योरिटी ऐड करके, बाहर से कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, उसको इम्प्योरिटी कहते हैं। इसको ऐड करने को कहते हैं डोपिंग। डोपिंग कैन बी डन विद द इम्प्योरिटी विच इज़ इलेक्ट्रॉन रिच, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में जब फिट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन जाने शुरू हो जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस एज कम्पेयर टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम है। सच जो इम्प्योरिटीज़ हैं इंट्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट कोज कर देती हैं। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़ जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जिसमें जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है, ये बिलोंग करते हैं ग्रुप 14 पीरियोडिक टेबल में। हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दीज क्रिस्टल, ईच एटम फॉर्म 4 वैलेंस बॉन्ड बना देता है विद नेबरिंग। बिन डॉप विद द ग्रुप 15 एलिमेंट जैसे फास्फोरस एंड AS है, दे कंटेन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे ऑक्यूपाई सम ऑफ द लेटर साइट इन द सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल। यानी 4 आउट ऑफ द 5 इलेक्ट्रॉन आर यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ द 4 कोवलेंट बॉन्ड विद द 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम। द 5th इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टिविटी इंक्रीज़ कर देता है जब इसकी डॉप करेंगे जर्मेनियम के साथ, तो इसको कहते हैं डॉपिंग, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिच वाली करनी है। कई बार ऐसी स्पीसीज़ की डॉपिंग की ज़रूरत पड़ती है जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम कैन बी डॉप विद ग्रुप 13 एलिमेंट जैसे बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, जर्मेनियम है। इसमें 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड द प्लेस वेयर द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग, 4th मिसिंग होता है, इसमें एक होल और द इलेक्ट्रॉन बैलेंस ही बन जाती है। और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबरिंग एटम कैन केम एंड फिल द इलेक्ट्रॉन होल, उसको फिल कर सकते हैं। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन होल जो है फिर एक ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। इफ़ इट्स हैपन इट वुड अपीयर एज द इलेक्ट्रॉन होल हैज़ मूव्ड
इन डायरेक्शन ऑपोजिट डैट द इलेक्ट्रॉन फील्ड, जिसमें फील्ड किया ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होल मूव करेगा। जब इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक होल, बट इट वुड अपीयर एज द इलेक्ट्रॉन होल आर पॉजिटिवली चार्ज एंड मूविंग टुवर्ड द नेगेटिवली चार्ज प्लेट। तो होल जो है ए पॉजिटिव जो बिहेव करना शुरू कर देता है और नेगेटिव एंड की ओर मूव करता है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी। जैसे परफेक्ट क्रिस्टल है ये सिलिकॉन, इसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एन टाइप आ गया, ठीक है ना। उसके बाद आ गया पी टाइप, जिसमें होल बन जाते हैं, उसको पी टाइप कहते हैं। एन टाइप जिसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी एन टाइप इम्प्योरिटीज़ बनती है जब आप इलेक्ट्रॉन रिच डोपिंग करते हो। जब आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डोपिंग करोगे तो आपको पी टाइप डोपिंग आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। जो एन एंड पी टाइप जो सेमीकंडक्टर हैं, इसके क्या यूजेस हैं। काफ़ी सेमीकंडक्टर एन एंड पी टाइप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाने में, जैसे डायोड है एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर का है, इसको रेक्टिफायर की तरह यूज़ किया जाता है। ट्रांजिस्टर मेड किए जाते हैं बाय स्विचिंग ए लेयर ऑफ वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बिटवीन द टू लेयर अदर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, जैसे NPN PNP। इसमें टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर यूज़ टू डिटेक्ट एंड एम्पलीफाई रेडियो और ऑडियो सिग्नल में यूज़ किया जाता है। सोलर सेल, एफिशिएंट फोटो डायोड, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन जो ग्रुप 14 के हैं एलिमेंट एंड देयरफॉर हैव द करेक्टरिस्टिक बैलेंस 4 and 4 बॉन्ड बनाता है इन डायमंड में। एज अ लार्ज वैरायटी ऑफ सॉलिड स्टेट मटेरियल हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप 13 and 15 12 and 16 टू स्टिमुलेट द एवरेज बैलेंस ऑफ 4 एज इन जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। गैलियम टिपिकल जो कंपाउंड है ग्रुप 13 and 15 के, जैसे इन SB AIP एंड GAS है, ये कंपाउंड है। गैलियम आर्सेनाइड है। सेमीकंडक्टर हैव वेरी फास्ट रिस्पॉन्स है एंड रीलेबनाइज्ड है, इसका रेवोल्यूशन है सेमीकंडक्टर डिवाइस में, ये इसका यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू लर्न द ट्रांजिशन मेटल जो है ऑक्साइड शो द मार्क्ड डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इनकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे रूमियम ऑक्साइड है लाइक मेटेलिक कॉपर, कंडक्टिविटी इसकी है। सर्टेन ऑक्साइड जैसे वनेडियम के हैं, ये भी इलेक्ट्रिसिटी शो करते हैं और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी टेम्परेचर के हिसाब से शो करते हैं। उसके बाद आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। एवरी सब्सटेंस है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन के साथ है, इलेक्ट्रॉन जो है एक टिनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। तो इसमें आ जाती हैं ऑर्बिटल मोशन से आएगी या स्पिन से आएगी। जो इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द चार्ज पार्टिकल एंड अंडरगोइंग देयर मोशन कैन बी कंसीडर एज लूप ऑफ करंट दैट पोजेसेस अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो जो करंट कैरिंग लूप है इसी तरह बिहेव करते हैं। सो एंड ईच इलेक्ट्रॉन हैज़ परमानेंट स्पिन एज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है इसका। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट इज़ वेरी स्मॉल एंड इसको बोहर मैग्नेट्रॉन में लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी इसको कैटेगराइज किया गया। पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो होता है फेरी। ये मैंने वैसे ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, फिर भी देख लीजिए। पैरामैग्नेटिक जो वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं। लूज देयर मैग्नेटिक इन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जब नहीं होगा तो मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं होगा इसका, तो उसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक। इसमें आ जाते हैं कॉपर, Fe3Cr3 ऑक्सीजन। डायामैग्नेटिक जो है ये वीकली रिपेल होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इसको रिपेल करता है, जिसमें वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड बेंजीन आ जाता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, स्ट्रॉन्गली अटैक्ट होते हैं, तो ये फेरोमैग्नेटिक होते हैं। सॉलिड स्टेट में मेटल आयन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर ग्रुप टुगेदर इन स्मॉल रीजन दैट इज कॉल्ड द डोमेन्स। इसको डोमेन्स कहते हैं। इसकी डोमेन सेम होती हैं। डोमेन एक्ट एज अ टाइनी मैग्नेट, तो एक डायरेक्शन में इसके इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, उस डोमेन इसकी सेम आती है, इसलिए फेरो होते हैं। एंटी फेरो जैसे मैग्नीज ऑक्साइड है, एंटी फेरो शो करता है। इनकी जो डोमेन है स्ट्रक्चर सिमिलर टू फेरोमैग्नेटिज्म, बट देयर डोमेन आर ऑपोजिटली ओरिएंटेड एंड कैंसिल ईच अदर। इनकी ओरिएंटेशन जो है कैंसिल हो जाती है एक दूसरे के ऑपोजिट में, बट इसका बिहेवियर शो नहीं होता। फेरी होते हैं, ऑब्जर्व द मैग्नेटिक मोमेंट डोमेन सब्सटेंस अलाइंड इन ए पैरेलल टू एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, अनइक्वल नंबर में, तो ये थोड़ा शो करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो फेरोमैग्नेटिक ऐसे आएगा, बी डायग्राम में आपका एंटी फेरो आएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और उसके बाद आपका जो फेरी आएगा इसमें सेम, जो ऑपोजिट कम आएगी सेम आएगी, तो इसलिए जो थोड़ा शो करते हैं। जो बीच वाला जो कैंसिल कर रहा है इसलिए एंटी फेरोमैग्नेटिक कोई मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करता।
सो स्टूडेंट्स कैसा वीडियो लगा काइंडली मुझे कमेंट करना, यहाँ एग्जाम्पल भी पढ़ लीजिए और लास्ट में ये इसकी समरी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी क्वेश्चंस लेके आता है ये कॉम्पिटिटिव में, तो इससे काफ़ी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी, पैकिंग एफिशिएंसी, यूनिट सेल लेटस क्या है, उसमें शॉर्ट की फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, डॉपिंग क्या है, एनपीएन, पीएनपी, सेमीकंडक्टर क्या है, कंडक्शन एंड बैलेंस बैंड, ये सारा आपको करवाया। उम्मीद करता हूँ ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होगा, हेल्पफुल होगा। बाकी के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए भी चैनल के साथ बन रही है। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे हैप्पी।